चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर, और विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट बेटा, जी बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, अपन वी कांट वेट टू लॉन्ग। सबसे पहला सवाल देखो, स्टैटिस्टिक का पोर्शन जो अब तक हमने पढ़ के आया है उसी से ही मैंने ये पूरी एमसीक्यूज की सीरीज और 1 मार्क की क्वेश्चंस को यहाँ से उठाया है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी ये चीजें प्रॉपर्ली ध्यान में रखनी है। सबसे पहला सवाल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अपन डिस्कशन कर रहे हैं, क्या बोलता है, स्टैटिस्टिक कैन बी डिफाइंड इन, कि चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिंगुलर सेंस, ऑप्शन नंबर 2 प्लूरल सेंस, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, या ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ द अबव। सभी लोग अपने जवाब अपने कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे, इसका जवाब कोई बोलेगा नहीं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और इसका आंसर सिर्फ लिखेंगे ए बी सी डी। इसमें ए बी सी डी में जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है सिर्फ वो ऑप्शन का आंसर आप लोग लिखेंगे। डन बेटा, जिसका हो गया डन बोल दीजिए, बस अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन, चार ऑप्शंस हैं, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, बोथ, या नॉन ऑफ द अबव, ए बी सी डी। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? चलिए इसके जवाब में बताता हूँ। सर इसका जवाब ये है कि स्टैटिस्टिक दोनों सेंस में पढ़ी जाती है, सिंगुलर सेंस में भी पढ़ी जाती है, प्लूरल सेंस में भी पढ़ी जाती है, यानी आंसर होगा आपका क्या, तो आंसर विल बी बोथ। तो दोज हु हैव डन बोथ प्लीज मेक इट करेक्ट इन योर कॉपी। आप अपने कॉपी में जिन्होंने गलत किया है वो प्लीज सही कर लीजिए, और बोथ जो किया है उसके लिए सही है। डन बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? सर क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है स्टैटिस्टिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर, स्टैटिस्टिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टूल है किस चीज के लिए? ऑप्शन नंबर 1 बोलता है ह्यूमन वेलफेयर, ऑप्शन नंबर 2 इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 3 स्टडिंग इंडिविजुअल, या ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ द अबव। जल्दी से अपने कॉपी में पहले आंसर लिखिए, उसके बाद फिर मैं इसका जवाब बताऊंगा। आपको क्या लगता है स्टैटिस्टिक जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या वो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या वो स्टडिंग इंडिविजुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या नॉन ऑफ द अबव? हो गया? हो गया? यस सर। चलिए तो इसका सही जवाब है बेटा, देखिए ह्यूमन वेलफेयर और स्टडिंग इंडिविजुअल ये दोनों चीजें हमारी इंपॉर्टेंस में कभी भी नहीं थी। हम जब भी इंपॉर्टेंस के बारे में बात किए थे हमने ये साफ तौर पर डिस्कशन किया था कि स्टैटिस्टिक हर वो जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर डिसीजन मेकिंग की बात आती है, और वो डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड एक ही चीज हमको यहाँ नजर आ रहा है सर, वो क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो माय करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक प्लानिंग, मेरा आंसर होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? सर क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक इज टू डैश, स्टैटिस्टिक का काम क्या है? स्टैटिस्टिक का काम क्या है? फंक्शन का मतलब होता है काम, ये जो फंक्शन नाम का वर्ड लगा है इसका मतलब होता है काम। आपको बताना है स्टैटिस्टिक का काम क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है, दिमाग लगाइए बेटा, दिमाग लगाइए, चीजें सोचिए, ये कोई आपको रट्टा से होगा नहीं, इसको सोचना पड़ेगा। एनहांसेस इंडिविजुअल नॉलेज, क्या स्टैटिस्टिक लोगों की इंडिविजुअल नॉलेज को बढ़ाता है? क्या स्टैटिस्टिक सजेस्ट करता है कोई सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, दैट इज सजेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, या ऑप्शन नंबर 3 स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, या ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ द अबव। बेटा इंडिविजुअल यूनिट्स तो कभी भी आपका पॉइंट में स्टैटिस्टिक में आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टैटिस्टिक कभी भी इंडिविजुअल स्टडी करता ही नहीं है। स्टैटिस्टिक हमेशा किस चीज की स्टडी करता है सर? स्टैटिस्टिक हमेशा स्टडी करता है एग्रीगेट्स की, यानी सम टोटल ऑफ चीज की, यानी मोर देन वन एलिमेंट को कंबाइनली स्टडी करता है। तो इंडिविजुअल यूनिट्स तो कभी भी स्टैटिस्टिक में कोई भी पॉइंट में नहीं आएगा। चलिए अब आपका एक पॉइंट मैंने यहाँ से डिडक्ट कर दिया, अब आपको आंसर देने के लिए शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, अच्छा कोई देना चाहता है क्वेश्चन नंबर 3 का, कोई जवाब देना चाहता है? एनीबॉडी? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। सजेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। वेरी गुड, स्टैटिस्टिक का मेन काम यही होता है। एक्सीलेंट बेटा, ऑल ऑफ यू दोज हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि स्टैटिस्टिक हमेशा हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में या उसकी जड़ तक पहुंचने में हमको हेल्प करता है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है सर स्टैटिस्टिक इज कंसीडर्ड टू बी, स्टैटिस्टिक क्या है?
एक मिनट। स्टैटिस्टिक इज कंसिडर्ड टू बी, स्टैटिस्टिक क्या है? चार ऑप्शन है बेटा आपके पास में। ओके, आई कैन सी रिया अग्रवाल इज रेजिंग हिज हैंड। ओके रिया बेटा, गो फॉर इट। इसका जवाब देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। So both science and art. ओके, वेरी गुड बेटा, बोथ साइंस एंड आर्ट, आई अंडरस्टैंड, बट बहुत लोगों के मन में सवाल होगा सर ये साइंस और ये आर्ट क्यों बोले? बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा, तो वो सवाल को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सवाल को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और उसका जवाब पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा साइंस एंड आर्ट क्यों हुआ। ये बात दिमाग में रखिएगा कि बेटा जब कभी भी हम लोग कहीं पर साइंस नाम का वर्ड की बात करते हैं, साइंस, ठीक है, साइंस नाम का वर्ड की बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा क्लियर रखना एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये बात आपके अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। क्या बोला मैं? साइंस नाम का वर्ड जब भी आएगा तो आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या सर? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन कब होता है? जब किसी चीज को फाइंड आउट करनी होती है, कोई लॉ, कोई नियम, कोई रूल्स बनाने होते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उससे हमारा क्या बन के निकलता है सर? सर ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हमारा बन के निकलता है क्या सर? कोई ना कोई लॉ बन के निकलता है, कोई ना कोई रूल्स बनते हैं, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स बनता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना बेटा, ये ऐसे रातों रात नहीं बन जाता। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप बोलेंगे कि सर हम लोग ने अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक कानून है, एक लॉ है। वो क्या बोलता है? प्राइस के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये लॉ जो है ना रातों रात नहीं बना है बेटा, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होने के बाद जाकर के ये कानून बनाए गए या लॉ बनाए गए। इसी प्रकार से साइंस नाम का वर्ड कहीं भी लगा तो समझ लीजिए वहां पर जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन हुआ है, और उसके बाद कई नियम, कोई कानून, कोई प्रिंसिपल्स बनाए गए, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर? जहां आर्ट नाम का वर्ड इस्तेमाल हो गया, जहां आर्ट नाम का वर्ड इस्तेमाल हो गया बेटा, आर्ट का मतलब हमेशा याद रखना, अपन बात करते हैं स्किल की। किसकी बात करते हैं बेटा? स्किल। किसकी बात करते हैं? ये दो चीजें दिमाग में घुसा लो बेटा, आगे कहीं भी जाएंगे आपको ये काम करेगा, क्योंकि ये हमारे कॉमर्स में ज्यादातर केसेस में देखा जाता है साइंस एंड आर्ट वाला वर्ड इस्तेमाल होता है। तो आपको ये ना लगे कि सर पढ़ रहे हैं कॉमर्स लेकिन साला वर्ड दो तो आ रहा है, क्या क्या वर्ड आ रहा है सर? साइंस वर्ड भी आ रहा है, आर्ट्स वर्ड भी आ रहा है, ये क्या मतलब होता है? या अगर आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा होगा सर साइंस नाम का वर्ड क्यों आ रहा है, हम तो आर्ट्स तो पढ़ रहे हैं, साइंस नाम का वर्ड क्यों आ रहा है? तो दीज थिंग्स यू नीड टू बी वेरी मच श्योर अबाउट कि इसका मतलब क्या। ये कंसेप्ट है, साइंस एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में क्या होता है? हम लोग हमेशा कोई रूल्स, कोई नियम, कोई कानून की बात करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद बनाए गए हैं। दूसरी बात क्या? आर्ट नाम का वर्ड अगर कहीं भी लगता है तो हम किसकी बात करते हैं सर? स्किल ऑफ ए पर्सन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्किल ऑफ ए पर्सन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? किसकी बात करते हैं? स्किल ऑफ ए पर्सन की बात करते हैं। नाउ इट मस्ट बी वेरी मच अंडरस्टूड कि स्टैटिस्टिक्स की जब पढ़ाई होती है तो क्या स्टैटिस्टिक्स में कोई नियम कानून होता है? हाँ सर होता है सर, कई सारे नियम कानून होते हैं जिस कानून के तहत हमको स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स के तरीके को फॉलो करना पड़ता है। सर वो तो हो गया हमारा, अगर नियम कानून की बात आई है मतलब साइंस तो हो ही गया। और दूसरी बात, स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए एक पर्सन की नॉलेज भी होनी चाहिए। दैट मीन्स द पर्सन हु इज यूजिंग द स्टैटिस्टिक मस्ट हैव द नॉलेज to understand the statistic and utilize for its best purpose. So that's why here the skill of person is also plays a very vital role. जो पर्सन स्टैटिस्टिक पढ़ रहा है, जो पर्सन स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल कर रहा है, वो स्किलफुल होना भी जरूरी है। इसीलिए द आंसर विल बी बोथ साइंस एंड आर्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये साइंस और ये लिख लिया बेटा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं अब 5 की। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट्स एंड द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड।
बोलता है कि कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की ऑब्जेक्ट यानी उसकी मकसद क्या है, उसका स्कोप क्या, आने वाले समय में किस चीज पे हम छानबीन करने वाले हैं, ये कब डिसाइड होता है? ये डिसाइड कब होता है? ऑप्शन नंबर 1 बोलता है बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ डाटा, डाटा को कंपाइल करने से पहले, या आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ डाटा, या ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ डाटा, या नेवर। आई कैन सी वन हैंड, मेरे को और भी हैंड्स की एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं कितने हैंड्स यहाँ पर रेज हो रहे हैं। 2 हैंड्स और आ गए। ठीक है, देखते हैं कौन है भैया। ठीक है, okay, so now I am giving opportunity to Aparna beta. Yes Aparna, go for it. Sir, option A. ऑप्शन ए, वेरी गुड बेटा। ये तो हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि जब भी कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे पास में मकसद होना चाहिए। यानी डाटा कलेक्शन से पहले आपको डाटा कलेक्शन की रीजन क्या है, प्रॉब्लम किस बेसिस पे आप डाटा कलेक्शन करने वाले हो, डाटा की रिक्वायरमेंट आपको क्यों है, ये सब चीजें करने से पहले सोचना पड़ता है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन 1 इज मोर एप्रोप्रिएट इन दिस केस, दैट इज बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ डाटा। डाटा को कंपाइल करने से पहले ही हमको ऑब्जेक्ट एंड स्कोप को डिसाइड करना पड़ता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ओके, आई कैन सी वन हैंड, सुभाकर कालिदास। बिना सवाल पढ़े आप जवाब देना चाहते हैं? चलिए बोलिए, बोलिए बेटा सुभाकर। So, statistic is the study of both qualitative and quantitative facts. I am afraid बेटा it is wrong, it is wrong, it is wrong, it is wrong। चलिए देखते हैं आगे और कौन सा जवाब देता है। स्टैटिस्टिक इज द स्टडी ऑफ डेस्क फैक्ट्स। ठीक है, और भी काफी लोगों की हैंड यहाँ पर नजर आ रही है। लेट मी वेट, मैं बाकी लोगों को और देखना चाहता हूँ कौन कौन है जो यहाँ पर हैंड रेज कर रहे हैं। यस, आई कैन सी यश। यस sir, studies is the study of the quantity fact. वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्टैटिस्टिक इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ओनली। हम पहले से भी पढ़ चुके हैं कि स्टैटिस्टिक में सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसीडर किया जाता है जिसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या जिसको काउंट किया जा सकता है। जिसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, जिसका कोई नंबर फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं है, उसका स्टैटिस्टिक में कभी भी कंसिडरेशन नहीं होता। सो द आंसर विल बी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है बेटा? जैसा कि ब्यूटी आ गया, ऑनेस्टी आ गया, किसी चीज में अपन क्लेवरनेस की बात आ गई। सर ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई द क्वालिटेटिव फैक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। कभी भी याद रखिएगा क्वालिटेटिव नहीं होता, हमेशा क्वांटिटेटिव को ही हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग इसको स्टैटिस्टिक की स्टडी मानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6। इसको इसका आई थिंक जवाब देने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक डिनोट्स क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये तो भैया बोलने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ही होगा, तो इसका सवाल पूछने का ही मतलब जवाब नहीं बनता क्योंकि तो पहले से पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है Which of the following is an example of qualitative data? अब यहाँ पर सवाल जो है थोड़ा सा समझने लायक की, जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था। कौन सा क्वालिटेटिव डाटा है? क्वालिटेटिव डाटा का मतलब क्या होता है मैं अभी बताया हूं सर, जिसकी नंबर फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, नो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। नो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इसको अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव। देखता हूं मैं कौन कौन हाथ उठाए हैं। काफी लोगों का हाथ नजर आ रहा है मुझे। यस, विष्णु। विष्णु Sir, option A. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, बिकॉज एटीट्यूड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, इसकी कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होती। एटीट्यूड की कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होती है। हाइट हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ सर 5 फीट है या 4 फीट है या 6 फीट है वगैरह वगैरह। वेट को भी हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सर वेट 70 किलो है या 50 किलो है या 60 किलो वगैरह वगैरह। बट ये जो एप्टीट्यूड ऑफ मतलब आर्ट एंड साइंस है, एप्टीट्यूड का मतलब देखो यहाँ एप्टीट्यूड नहीं है, सॉरी एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा एबिलिटी। एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी।
ठीक है। आर्ट एंड म्यूजिक की अगर आपके अंदर में कोई एबिलिटी है या स्किल है तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए। ठीक है। अब इसके बाद अब जब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, उससे पहले ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, ताकि आपको आंसर देने के टाइम ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है इससे नीचे गए सवाल में देयर में बी वन और मोर करेक्ट आंसर। हो सकता है कि इस मल्टीपल चॉइस में एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है। हमेशा ये मत सोचिए कि एक ही आंसर करेक्ट है, हो सकता है मल्टीपल आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। जो आने वाले क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए उसको भी ध्यान में रखना। अगर मल्टीपल आंसर करेक्ट है तो यू हैव टू मार्क ऑल दी करेक्ट आंसर, जो जो करेक्ट है उन सबको मार्क करना पड़ेगा। इज इट क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भैया? कहाँ गया भाग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, यस। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर। इसके लिए तो बेटा हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या हमको लिमिटेशन याद है, क्या हमको स्टैटिस्टिक का लिमिटेशन याद है कि नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। देखते हैं लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक। मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं बोल रहा है यहाँ पर, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं बोल रहा है यहाँ पर। ABCD में हो सकता है एक से ज्यादा आंसर आपका करेक्ट हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक आर डैश। ऑप्शन नंबर 1 इट स्टडीज एग्रीगेट्स ओनली। ऑप्शन नंबर 2 it is the study of economic equilibrium. Option number 3 results are true only to an average and it is the study of numerical facts only. ओके ओके, 2 हैंड अभी तक मेरे को नजर आ रहे हैं, 3 हाथ मुझे अभी नजर आ रहा है। इसका जवाब देने के लिए लिमिटेशंस पढ़ा होना जरूरी है बेटा। लिमिटेशन नहीं पढ़े रहेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। यस, आई कैन सी 4 हैंड्स। आई वांट मोर पीपल शुड इन्वॉल्व। सभी लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। चलिए इसका जवाब देखते हैं कौन देता है। मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स विष्णु को इस बार अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। विष्णु, इसका जवाब क्या होगा बताइए। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। पहले देखते हैं विष्णु के द्वारा दिया गया जवाब पहले करेक्ट है कि नहीं, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे। सर सबसे पहला बोला है ऑप्शन ए बोला गया है, इट स्टडीज एग्रीगेट ओनली। वेरी गुड, ये तो है ही, क्योंकि स्टैटिस्टिक जो है सिर्फ एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, इंडिविजुअल स्टडी नहीं करता है, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। वेरी गुड। उसके बाद इसने बोला डी, इट इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। हाँ, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को ही स्टडी करता है और क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये भी एक तो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया यहाँ। ठीक है, हाँ हेलो। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, हाँ ये 2 तो हो गया। क्या इसके अलावा कुछ और चीज भी पॉसिबल है क्या? क्या इसके अलावा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल है क्या? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस बेटा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एवरेज पे ट्रू है, रियल नंबर पे ट्रू नहीं है। तो ये बी नंबर वाला ऑप्शन तो कहीं हालत से नहीं है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्वेश्चन नंबर 10। स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस मींस। अब यहाँ पर सवाल उठता है स्टैटिस्टिक का सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब कौन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब कौन दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 10, यस, एक नया हाथ मेरे को नजर आ रहा है। देव, यस बेटा। स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड, ये बात हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि स्टैटिस्टिक की सिंगुलर सेंस में हम लोग डेप्थ की बात करते हैं, डिटेल की बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है बेटा वो हमारा सिंगुलर सेंस में स्टडी किया जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है सर? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक इज बिकॉज ऑफ, ये सबसे आखिरी पॉइंट था, डिस्ट्रस्ट नाम का वर्ड।
हम लोग अपने जो चैप्टर नंबर में पढ़े थे सबसे आखिरी पॉइंट था क्या, डिस्ट्रस्ट। ये डिस्ट्रस्ट क्या बोलता है, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक इज बिकॉज ऑफ डेथ। ऑप्शन नंबर 1 insufficient statistical method, option number 2 scope of statistic is limited, option number 3 misuse of statistic, या option number 4 limitation of statistic। देखते हैं कौन बोल सकता है। डिस्ट्रस्ट मतलब स्टैटिस्टिक को भरोसा नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? ओके ओके, यस रिया। So I guess limitation of statistics. No, I am afraid your guess is not right. Yes, Aparna? So insufficient statistical methods. No, beta, method is enough. We are having enough method. कितना method बताओगे? Yes, Daspreet बोलेगी. Yes, Daspreet, go for it. Yes, आप जब मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था बुक में, वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन था बेटा ये पॉइंट, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक स्पेसिफिकली मेंशन था बेटा। स्टैटिस्टिक का मिसयूज क्यों बोला जा रहा है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये वही बंदा यूज कर सकता है जो बंदा उसको जानता है। जिसको स्टैटिस्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है उसके लिए वो नंबर जो है ना वो भैंस बराबर है, मतलब उस नंबर का कंसेप्ट उसको समझ में नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई वो उसको रॉन्ग इंटरप्रेट कर सकता है और रॉन्ग इंटरप्रेट करके गलत जवाब की तरफ पहुंच सकता है। दैट्स व्हाई द डिस्ट्रस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक ये है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक कैन बी मिसयूज, क्योंकि हर बंदा एक ही तरीके से उसको जज करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो द आंसर विल बी मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस मींस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं देखना चाहता हूँ और कौन है जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोल सकता है। नयन, हाँ यस, भूमिका, यस भूमिका। So option B. ऑप्शन डी, No, sir. नो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट बेटा, इट्स नॉट करेक्ट। Sir, option C. ऑप्शन सी, अरे पगला, प्लूरल सेंस सर लिखा है, ऑप्शन ए होगा सर। Oh, yes, sorry, sir. Option A. सिंगुलर सेंस बोलता तो सिंगुलर सेंस के केस में ये स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, लेकिन प्लूरल सेंस में जस्ट सिंपल स्टैटिस्टिकल डाटा, खत्म, विच इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जस्ट ओनली। आंसर इसका सिंपली होगा स्टैटिस्टिकल डेटा। क्लियर है? बात हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर सेंस के केस में स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, प्लूरल सेंस के केस में क्या बनता है वो, सर स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। क्लियर है बेटा? 12 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए बेटा। यस सर। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि आपको बोला गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट बोल करके बोला है, या क्वेश्चन बोला 3 फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक बोला है। सब चीजें तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा पे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सीधा चले जा रहा हूँ। अगेन नेक्स्ट एमसीक्यू, कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर, हालांकि मैं डायरेक्ट प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा पे चल रहा हूँ, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया। याद है ना बेटा, ये सब चीजें कलेक्शन ऑफ डेटा हमने डिस्कशन किया था, याद है ना? क्वेश्चनियर भी हमने बनाया था। जस्ट वेट बेटा, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये आ गया हमारे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे पहला सवाल बोलता है
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है। द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा है कॉल, ये तो भैया तो मजाक वाला बात हो गया यार, ये सवाल कोई पूछता है ऐसा, मजाक वाला बात हो गया। देखते हैं ये मजाक वाला बात का भी जवाब कौन सही दे सकता है। नए हाथ, नई हाथ, यस सुभद्रा, सुभद्रा बोलेगी, यस सुभद्रा। Sir, primary data. Very good. First hand data is always considered as the primary data. Excellent, mind blowing, very good. बहुत ही करेक्ट जवाब आपने दिया है सर कि फर्स्ट हैंड डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। शुरू से हम लोग यही डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जो फर्स्ट या पहली बार जब डाटा कलेक्शन होता है उसको हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है सर? सिलेक्शन ऑफ फ्यू आइटम्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ एन यूनिवर्स। सिलेक्शन ऑफ फ्यू आइटम्स, यहीं पर ही सारा जवाब आ गया बेटा। ये अगर सेंटेंस को कोई समझ लिया तो इसका जवाब यहीं से पढ़ के निकाला जा सकता है। देखते हैं, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आप कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। हिंट दे दिया मैंने, हिंट दे दिया मैंने आंसर में मेरे को। अच्छा, गशप्रीत से पूछेंगे जवाब, गशप्रीत। सर सैंपल। वेरी गुड। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही सैंपल होता है और ये हमने पहले से भी डिस्कशन किया था। हम सभी से डाटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि यूनिवर्स के कुछ एलिमेंट्स को ही ले रहे हैं और उसी को ही हम लोग मान ले रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे यूनिवर्सेस के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल बोलते हैं। करेक्ट आंसर विल बी सैंपल। क्लियर? ठीक है, वेट बताओ जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना बेटा। वो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, स्क्रीन थोड़ा मेरा डिसेबल हो गया। बस 2 मिनट वेट करना बेटा है, मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेता हूँ। स्क्रीन थोड़ा बंद हो गया मेरा। Okay. Okay, now we can go for it. Now it is visible बेटा? Is my screen visible बेटा? Yes. Yes, sir. चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सर, टू कंडक्ट सर्वे ऑफ इलिटरेट रेस्पोंडेंट। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। मुझे उन लोगों का सर्वे करना है जो इलिटरेट है। इलिटरेट है मतलब जिनको पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, मतलब इलिटरेसी। द बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा इज दैट। अब बताइए उनके लिए डाटा कलेक्शन करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? यहां पर मैं देख रहा हूं 2 हाथ नजर आ रहा है, 2 हाथ नजर आ रहा है, अपर्णा का और विष्णु का। मैं आप देखना चाहता हूं कि और कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को समझ के जवाब देना चाहते हैं। इलिटरेट पर्सन है बेटा, इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनसे मुझे डाटा कलेक्शन करना है। कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा? कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा? 2 हाथ नजर आ रहा है। यस, मैं देख नया हाथ एक नजर आया मुझे, पेशा, यशा। Yes, sir. हाँ बोलिए। Personal interview. पर्सनल इंटरव्यू, यस बेटा पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। वेरी गुड। क्या किसी और को लगता है कुछ और आंसर होना चाहिए? क्या किसी को लगता है कुछ और आंसर होना चाहिए? अपर्णा आपको क्या लगता है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पर्सनल इंटरव्यू सबसे बेस्ट मेथड है। डायरेक्ट उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे और उससे डाटा कलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मेथड
हो सकता है। लेकिन इस जगह पर बेटा हम लोग ना थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मतलब जो कि उससे कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन में नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू से ही डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है which of the following are important source of secondary data? secondary data, secondary data, secondary data पिछला क्लास में पढ़े थे। secondary data किसको बोलते हैं? data which is already been collected and published. yes yes I can see the hand of Trisha again. Trisha, Riya, Aparna, Vishnu. okay, चलो इस बार अपन मौका देंगे विष्णु को। हाँ सर सेंसस ऑफ इंडिया। सर मेरे को डाउट है ए और सी में। यस बेटा इट इज एक्चुअली करेक्ट, दोनों ही आपका सेकेंडरी डाटा है। यानी ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये एनएसएसओ का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट या बॉडी है जिसका काम क्या है कि रिपोर्ट कलेक्शन करना, यानी डाटा कलेक्शन करना। तो डाटा कलेक्शन कर रहा है मतलब प्राइमरी डाटा ही वो कलेक्शन कर रहा होगा, लेकिन उस डेटा को जब आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। सो बोथ आंसर इज करेक्ट। एंड सेंसस ऑफ इंडिया तो है ही, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉपुलेशन काउंटिंग होता है बेटा वो तो आप करते नहीं हो, वो तो गवर्नमेंट करता है। और एनएसएसओ जो है ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से डेटा कलेक्शन करता है। क्लियर है बेटा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन जवाब देना चाहता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा आर डैश, कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से हम लोगों को सेकेंडरी डाटा मिल सकता है? डाटा ऑब्टेन्ड बाय सर्वे फॉर द पर्पस, डाटा ऑब्टेन्ड बाय पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ ए फर्म, या ऑल ऑफ दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं ये बच्चा कौन बच्चा समझा है जिसका जवाब वो दे सकता है। देखते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पास में नया हाथ कोई नजर नहीं आ रहा है, नया हाथ अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। कुछ नए हाथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो लोग मतलब नए हैं ज्वाइन कर रहे हैं स्टडी को, मैं उसको उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जवाब। ज़्यादा एनकरेजिंग मिलता है जब कोई नया बच्चा जवाब देता है। तो देखते हैं और क्या है, अदरवाइज मेरे को वही बच्चों को बोलना पड़ेगा। यस सुभद्रा पंडा। सर ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस बेटा, आप इस चीज को बिना समझे बोल रहे हैं, इसीलिए आपने ऐसा बोला है, बट आई एम अफ्रेड इट इज इनकरेक्ट बेटा, इट इज इनकरेक्ट। यस जसप्रीत तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बात को पहले समझेंगे तब जाकर के हमको रिपोर्ट समझ में आएगा एग्जैक्ट आंसर क्या है। देखो सबसे पहली बात बोलता है कि हमने डाटा कलेक्शन किया बाय सर्वे ऑफ पर्पस। भैया ये तो कोई हालत में सेकेंडरी डाटा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वे अगर कर रहे हैं तो ये क्या डाटा बन जाएगा, क्या डाटा बन जाएगा? प्राइमरी बेटा प्राइमरी डाटा। और प्राइमरी डाटा तो डायरेक्ट कलेक्शन करते हैं ना, हम खुद कलेक्शन करते हैं। दूसरा फिर बोलता है ऑब्टेन बाय पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अरे भाई पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ ए फार्म, मतलब ऑलरेडी एक बार प्रोडक्शन हो चुका है, उसको अपन ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रख दिया। उसी रिकॉर्ड को हम निकाल करके अगर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर से, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। तो द ऑप्शन करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ ए फर्म। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? यस सर, वेरी मच क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका जवाब कौन दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 यस, क्वेश्चन नंबर 6 यस, नीचे चले गया। यस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फॉर द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही इजी कहानी बोल दिया, तो बहुत ही इजी बोल दिया। देखते हैं इसका गलत जवाब कौन देता है। इसमें सही जवाब तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, गलत जवाब जो होता है वो उसको देखना।
Yes, I can see new hand, Zenita. Yes, Zenita. सर प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा। इसके अलावा किसी के मन में कुछ और डाउट है? किसी के मन में और कोई डाउट है? तो कोई डाउट नहीं है। यस, वेरी गुड। द आंसर विल बी प्राइमरी डाटा बिकॉज इन्वेस्टिगेटर जिस डाटा को खुद कलेक्ट करता है, दैट डाटा बिकम्स प्राइमरी डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्नोस्टिक सेंटर कलेक्ट्स द ब्लड ऑफ ए पेशेंट टू टेस्ट बाय सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। इसे बताइए, ये भी तो मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसने ब्लड कलेक्ट किया ऑफ ए पेशेंट टू टेस्ट डेथ, सेंसस मेथड, सैंपल मेथड या बोथ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग। यस अपर्णा। सर सेंसस मेथड। क्या सोच के आपने सेंसस मेथड बोला, मुझे पहले बताइए। सर मतलब सारे पेशेंट का तो मतलब ब्लड सैंपल एक जैसा नहीं हो सकता, तो हमें एक एक करके हर किसी का ब्लड सैंपल देना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी माइंड में ऐसा है। देखते हैं और कौन है जो इसका जवाब दूसरा देना चाहता है। विष्णु, क्या लगता है तेरे को? सैंपल है सर, ब्लड तो सैंपल के लिए। और कौन है भाई इसका जवाब? कोई और कुछ सोच रहा है? यस सुभद्रा। सर सैंपल मेथड। यस इट्स करेक्ट बेटा। बेटा याद रखिए, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उस कंसेप्ट को उस बेसिस पे याद रखिएगा, है ना। डायग्नोस्टिक सेंटर कलेक्ट द ब्लड ऑफ ए पेशेंट टू टेस्ट बाय सैंपल मेथड। वो सारा चीज को स्टडी नहीं करता है, सैंपल के बेसिस पे स्टडी करता है। जितना उसको चाहिए उसी के बेसिस पे उसको मिला करके देखिए। स्टडी क्या कर रहा है? स्टडी यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके सैंपल को स्टडी कर रहा है। आपके अंदर सारा खून नहीं निकाल लेते भाई, सिर्फ ब्लड का एक छोटा सा कतरा निकाला जाता है। बात को वहां से समझिए। जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो क्या आपके अंदर का बॉडी का सारा खून निकाल लेते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? अपर्णा सुनो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर यस आपके सर। ब्लड, आपके शरीर का हर एक बूंद खून निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट करते तो मैं बोलता हाँ भाई सेंसस मेथड है। क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी आइटम्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके हाथ से बस एक छोटा सा ऐसा ड्रॉप से खून ले लेते हैं और वो खून से टेस्ट कर लेते हैं आपके अंदर में क्या क्या है, कैसा कैसा। बिकॉज दैट सिंगल ड्रॉप इज एनफ टू जज द होल बॉडी ऑफ यू। तो दैट सिंगल ब्लड क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया आपकी पूरे बॉडी का। तो दैट्स व्हाई इट्स ए सैंपल मेथड। इज इट करेक्ट बेटा? समझ में आ गया? यस सर। लॉजिकल सबको समझ में आ गया क्यों है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ऐसा डाटा कलेक्शन बाय स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट जर्नल्स टू प्रिपेयर। अरे भाई यहीं से सारा आंसर दिख रहा है, यहीं से ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ये जितना मैंने हाईलाइट किया, स्टूडेंट ने डाटा कलेक्शन किया है किससे? गवर्नमेंट के जर्नल से, टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अरे वो किसके लिए इस्तेमाल करता है उसको बात का बात है। कलेक्ट कहाँ से किया है वहीं से हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा डाटा है, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है या सेंसस डाटा है। देखते हैं। 7 हाथ मुझे नजर आ रहे हैं, 7 हाथ नजर आ रहे हैं। वाह, धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बहुत अच्छी लग रहा है। नया हाथ स्नेहा, नया हाथ नजर आ रहा है मुझे। स्नेहा यस बेटा। सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, एक्सीलेंट। क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं, जर्नल्स हो या कोई भी वीकलीज हो या कुछ भी हो, सर वो सब पब्लिश्ड है। वहां पर डाटा ऑलरेडी क्या होगा सर, वो प्रिंटेड फॉर्म में है, मतलब पहले से कलेक्ट किया गया और उसके बाद आप उसको रिपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो। सो द आंसर विल बी सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है सर, इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एवरी 10 years थ्रू डेथ। चलिए, ये सवाल का जवाब भी ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कशन कर लिया। आप देखते हैं इसका जवाब कौन दे सकता है। नया हाथ चाहिए मुझे, नया हाथ, न्यू हैंड चाहिए मुझे। त्विषा, यस त्विषा, गो फॉर इट। Sir, census. Census method, because this is the only way where the government of India utilizes the census method. यही वो एक मेथड है जहाँ पर की, या यही वो वे है जहाँ पर गवर्नमेंट सेंसस मेथड यूज करता है। बिकॉज पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक एक करके डिस्कशन करना जरूरी है। तो आंसर विल बी सेंसस मेथड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बेटा? हाँ आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट है। तो बताइए उस जगह पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? सुइटेबिलिटी मेथड के बारे में बात की गई है। देखते हैं। नया हाथ, नया हाथ देख रहा हूं मैं, नया हाथ खोज रहा हूं।
आई वांट न्यू हैंड। हाँ, रिया बोलेगी। चलो, रिया को बहुत देर से मौका नहीं मिला। यस रिया। सर सेंसस स्मार्ट। सेंसस मेथड, बेटा थोड़ा समझो और फिर जवाब दो। ये मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ऐसे जवाब दोगे बोलकर। आप जवाब दोगे बोल करके ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं था। चलिए नेक्स्ट किसको बोलेंगे जवाब? यस, सुभद्रा को बोलते हैं। सर सैंपल मेथड बिकॉज जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा ही बड़ा है। यस, वेरी गुड। पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा बड़ा है तो सबसे डाटा कलेक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सेंसस मेथड तो कोई हालत से यहाँ पर नहीं हो सकता, बिकॉज इतना बड़े पॉपुलेशन में एक एक करके हर एक इंडिविजुअल से डाटा कलेक्शन करना, क्योंकि सेंसस मेथड तो ये बोलता है ना, ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी कलेक्टेड फॉर द डाटा कलेक्शन, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही मेथड बन जाता है जो कि हमारे लिए सुइटेबल है, एंड दैट मेथड इज सैंपल मेथड। तो याद रखिएगा, जब भी पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाता है तो हमेशा जो बेस्ट मेथड फॉर द डाटा कलेक्शन होता है वो क्या? सर सैंपल मेथड ही होता है। हमको सैंपल से ही लेकर के जज करना पड़ेगा कि सारे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, टाइम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, exit poll that shows the chances of winning the number of seats by the different parties in 2014 Lok Sabha election shown on TV by some channels for the viewer is dash. एक ही हाथ नजर आ रहा है, अपर्णा। अपर्णा, यस अपर्णा। सर प्राइमरी डाटा। इट्स ए प्राइमरी डाटा, सिंपल सी बात है बेटा। ये जितने लोग भी वोट दे करके बाहर निकलते हैं ना, वो वोट देकर के बाहर निकलने वालों से पूछा जाता है आप किसको वोट दी। तो ऐसे करके जितने लोग भी हर बूथ से वोट दे करके निकलते हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एग्जिट पोल। क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल से नॉर्मली नतीजा क्लियर हो जाता है, एक अंदाजा लग जाता है कि आखिर कौन पार्टी जीतने वाली। तो वो सबसे नहीं पूछते हैं, कुछ कलेक्टेड लोगों से ही पूछते हैं सैंपल, और मैक्सिमम जहां से जवाब आता है यही मान लेते हैं कि वही जवाब हमारा नॉर्मली एक्सपेक्टेड होने वाला है। तो अल्टीमेटली जो पूछ रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो दिस इज द प्राइमरी डाटा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। जल्दी से बताएंगे क्विकेस्ट मेथड। क्विकेस्ट मेथड सबसे आसान और सबसे इजी मेथड है डाटा कलेक्शन करने का। यश, त्रिशा। सर टेलीफोन इंटरव्यू। वेरी गुड, टेलीफोन इंटरव्यू। घर में बैठो, फोन लगाओ, डाटा कलेक्शन करो, कहानी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13, ए गुड क्वेश्चनियर शुड बी डैश। एक गुड क्वेश्चनियर में क्या क्या होना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर, कैरिंग मिनिमम क्वेश्चंस, अवॉइडिंग पर्सनल क्वेश्चंस, या ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रशप्रीत, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? अरे आप तो समझ ही नहीं रहे हो यार। क्लियर, सिंपल एंड क्लियर तो होना ही चाहिए, और मिनिमम क्वेश्चंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया उसको आप एग्जाम ले रहे हो बोल करके 50 तो 100 तो या 1000 तो क्वेश्चन पूछोगे, नहीं भाई। एक सिलेक्टेड मिनिमम क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि 10 से क्वेश्चन, 10 से 15, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वो आपके लिए कोई उधारी नहीं लगा जो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपना टाइम बर्बाद करे। कम से कम समय में उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसीलिए वो आप उससे जितना कम से कम सवाल पूछेगा उतना अच्छा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्वेश्चन के टाइम में बोला था कि आप पर्सनल क्वेश्चन से ना ही पूछिए तो बेहतर है, बिकॉज पर्सनल क्वेश्चन का कोई जवाब देता ही नहीं। तो अवॉइडिंग पर्सनल क्वेश्चंस, एंड फाइनली एट द एंड अगर आप देखें तीनों चीजें हमारी एक क्वेश्चनर में होनी चाहिए, तो द माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इट मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर, इट मस्ट कैरी मिनिमम क्वेश्चंस, इट मस्ट अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस, एंड इंक्लूडिंग ऑल। ये तीनों को मिला देने से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 3 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से खत्म करेंगे यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? ए आंसर मत देखना, आंसर बहुत चालाक है यार, तुम लोग आंसर देख लोगे। लो मिटा दिया। अब देखते हैं चलो आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है? इन रैंडम सैम्पलिंग डैश होता है, इफ सैंपल इज बायस्ड, वेरी एक्सपेंसिव, ईच आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, या सैंपल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। कौन बोलेगा जल्दी? यस सुभद्रा।
सर ऑप्शन सी, ईच आइटम हैज इक्वल चांस ये ऑफ तो बीइंग उसका यस, ये उसका फीचर है बेटा कि ईच एन आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज डेस्क, एक्सपेंसिव, बायस्ड, टाइम कंज्यूमिंग या ऑल ऑफ द अबव? यस आई कैन सी, यस यस स्नेहा 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 सर जल्दी बोलिए। ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड, ये सही है। एक्सपेंसिव भी है क्योंकि एक एक करके पूछना है तो हर जगह जाना पड़ेगा तो हमको एक्सपेंसिव होगा। बायस भी है कि हम अपनी पर्सनल वहां पर इंफॉर्मेशन भी घुसा सकते हैं, कई बार हो सकता है ऐसा। और टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सबसे पूछना मतलब टाइम कंज्यूमिंग पक्का होगा। तो अल्टीमेटली आंसर इज ऑल ऑफ द। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से देखेंगे। ड्रॉइंग ए लॉटरी यूजेस डेस्क, लॉटरी के द्वारा इस्तेमाल होने वाला मेथड को क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, जल्दी से। नया हाथ कोई नहीं दिख रहा भैया अभी तक, नया हाथ कोई नहीं है। चलिए मैं इसका जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ, मैं तो जवाब खुद ही दे देता हूँ, क्यों आप लोगों को परेशान करो। नहीं, आंसर इज रैंडम सैम्पलिंग। तो ड्रॉइंग ए लॉटरी यूजेस रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर है बेटा? आज हो गया ये हमारा दोनों टॉप चैप्टर का जो हमने एमसीक्यूज किया, आपको समझ में आ गया? क्लियर है? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.